सुनते हो, जल्दी इधर आओ। ये देखो, बारिश के कारण घर का क्या हाल हो गया है। घर की बहू जानकी छत टपकने के कारण बहुत परेशान हो गई थी और अपने पति पंकज को आवाज दे रही थी। उसकी आवाज सुनते ही पंकज दूसरे कमरे से निकलकर फौरन उसके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना शोर मचा रही हो? इस बारिश ने घर की क्या हालत कर रखी है। जमीन पूरी गीली हो गई है। छत का कोई कोना नहीं बचा जहाँ से पानी न टपक रहा हो। घर की हालत तो सच में बहुत बुरी है। अच्छा, मैं जमींदार से अपनी पगार ले लूंगा, उससे छत की मरम्मत हो जाएगी। इतना बोलकर पंकज वहाँ से चला जाता है। बाहर घमासान बारिश होती है। पंकज भीगते भागते अपने खेत पहुँचता है। लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में मैं खेती कैसे करूँगा? पंकज को समझ नहीं आ रहा था कि वो खेती कैसे करे। तभी वहाँ बाकी के किसान भी आ जाते हैं। अरे भाई, तुमने अभी तक खेती करनी शुरू नहीं की? जमींदार ने देख लिया तो बहुत सुनाएगा। भाई कैसे खेती करूं? मिट्टी थमे तब ना। बारिश में तो मिट्टी बहती ही जा रही है, बीज कहाँ बोएंगे? ये तो बड़ी समस्या की बात है, पर हमें इसी परिस्थिति में काम करना होगा। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। तीनों मिलकर खेती करना शुरू करते हैं, पर थोड़ी ही देर में बारिश का पानी अपने साथ साथ सारी मिट्टी बहा ले जाता है। खेती सही नहीं होती है। शाम होते ही सब जमींदार के घर जाते हैं। मालिक, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोल, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और भी बहुत से काम है मुझे। मालिक, वो दरअसल जब से बारिश शुरू हुई है तब से खेती नहीं हो पा रही है। बारिश असल वजह है या तुम लोगों की काम चोरी? आपके कहने का मतलब क्या है? यही के पगार लेने के समय तो दौड़े चले आते हो और काम करने के समय सब साथ मिलकर बहाने बनाते हैं। अब किसी को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। ऐसे मत कीजिए मालिक, हमारे पूरे महीने की कमाई आपके पास जमा है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम गरीबों को हमेशा यही रोना रहता है। खेती नहीं हो रही है ना, तो अब पगार भी नहीं मिलेगी। निकलो सब मेरे घर से। सभी किसान निराश होकर जमींदार के घर से निकल जाते हैं। उनके जाते ही जमींदार अपने कमरे में जाता है, जहां उसकी पत्नी नीलोरमा मुंह लटकाए बैठी होती है। अब तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैंने आप लोगों की बातें सुनी। आपने उन बेचारे गरीब किसानों के साथ अच्छा नहीं किया। इसमें बुराई क्या है? लोग तो अपना ही फायदा देखते हैं ना। मैंने भी वही किया। आपके इसी लालच के कारण आज हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है। ये सुनते ही जमींदार नीलोरमा के ऊपर भड़क उठता है। अपनी हद मत भूल, तुम औरत हो, अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम दो। सच कड़वा ही लगता है। आप दूसरों का बुरा करते हैं, इसलिए भगवान ने हमें सबक सिखाया। अब भी समय है, सुधर जाइए। बस बहुत हुआ, मुझे पुरानी बातें याद मत दिलाओ। जमींदार की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। रात होते ही दोनों एक दूसरे से बिना बात किए अलग अलग कमरों में सो जाते हैं। अगली सुबह पंकज अपनी घर की दहलीज में बैठकर रो रहा था। तभी जानकी उसके पास आकर बैठती है। जानकी, हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है? क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कैसे कुछ ठीक रहेगा? मेरा काम बंद हो गया है, बारिश में खेती नहीं हो रही, और तो और जमींदार हमारी पगार भी नहीं दे रहा है। वो जमींदार तो हमेशा पैसे देने में ऐसे ही नखरे दिखाता है। अब मैं छत की मरम्मत कैसे कराऊंगा? तुम सबको मेरे कारण कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। हम गरीबों के पास सिवाय आंसू के और कुछ नहीं होता है। पंकज पूरी तरह से अपने हालातों से हार मान चुका था। अपना दुख जानकी को बताकर पंकज घर के अंदर चला जाता है। जानकी कुछ देर वहीं बैठी गहरी सोच में खो जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे जानकी बहू, कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लगी है। आवाज सुनते ही जानकी भी घर के अंदर जाती है। जी माँ जी, अभी कुछ बना देती हूँ। बहू, पंकज आजकल बहुत शांत शांत रह रहा है, साथ बैठकर खाता भी नहीं है। तुमने बात की है क्या उससे इस बारे में? उन्हें काम की चिंता है, बस इसीलिए इतने गुमसुम से रह रहे हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी।
इतना बोलकर जानकी एक कोने में बैठकर खाना बनाने लगती है। तभी छत से पानी टपकाना शुरू होता है और सारा पानी खाने के बर्तनों में गिरने लगता है। हे प्रभु, इस टपकती छत से हमें थोड़ी राहत दे दे। पानी टपकने के कारण जानकी को खाना पकाने में बहुत परेशानी होती है। कुछ देर बाद खाना बनता है। सभी लोग एक कमरे में बैठकर एक साथ खाते हैं। तब पंकज की माँ, पंकज बेटा, राधिका की उम्र हो चली है शादी की। हाँ माँ, राधिका बड़ी तो हो गई है, अब लगता है उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना ही होगा। अपनी शादी की बात सुनकर राधिका का चेहरा उतर सा जाता है। वो शांत बैठी होती है। तब जानकी, राधिका, तुम्हें क्या हुआ? शादी की बात सुनकर तो हर लड़की का चेहरा खिल उठता है, पर तुम्हारा उतर क्यों गया? कुछ नहीं भाभी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ तो बात जरूर है। राधिका के मन में कोई तो राज दबा है। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। घर की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। एक दिन जानकी बाजार से सब्जियां लेकर जंगल के रास्ते से आ रही थी। तभी अचानक बारिश और ज्यादा तेज हो गई और उसे एक घने पत्तों वाले पेड़ के नीचे छुपना पड़ा। इस बारिश ने तो जिंदगी के सुख ही छीन लिए हैं। अमीरों को तो खुशी होती है बारिश देखकर, पर परेशानी तो हम गरीबों को झेलनी पड़ती है ना। जानकी खड़ी खड़ी बारिश के मौसम को कोस रही थी। इतने में उसकी नजर एक मिट्टी की गुफा पर पड़ती है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक गुफा भी है। कुछ देर वहीं छुप जाती हूँ। इतना बोलकर जानकी गुफा के अंदर जाती है। गुफा बाहर से दिखने में जितनी ठोस थी, अंदर से उसमें उतनी ही ठंडक थी। गुफा की ठंडक से जानकी का मन खुश हो जाता है। वाह वाह, यहाँ तो एक अलग ही सुकून है। ठंडक भी भरपूर है और बारिश की बूंदों से भी छुटकारा है। जानकी गुफा को जी भर के निहार ही रही थी। तभी अचानक गुफा के भीतर से एक लड़का बाहर आता है। आप कौन हैं? तुम कौन हो? गांव के तो नहीं लग रहे। जी, मैं इस गुफा में ही रहता हूँ। यही मेरा घर है। ओ अच्छा, माफ करना, मैं तुम्हारे घर में ऐसे बिना पूछे आ धमकी। कोई बात नहीं, ये गुफा बहुत आरामदायक है। एक बार कोई यहाँ आ जाए तो बार बार आने का मन करता है। वैसे आप हैं कौन? चंदू के पूछने पर जानकी उसे अपनी पहचान बताती है। फिर दोनों कुछ देर तक खूब बातें करते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम हो गई। चंदू भैया, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो घर वाले परेशान होंगे। ध्यान से जाना बहन, अंधेरा होने के बाद जंगल का सफर सही नहीं होता। वैसे एक बात बताओ भैया, क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं है? नहीं, मैं अनाथ हूँ, पर मेरी एक प्रेमिका है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलने आऊंगी। और फिर जानकी गुफा से निकलकर अपने घर चली जाती है। बारिश का कहर अब भी वैसा ही था। दीवारें गीली, जमीन भीगी हुई थी, चारों तरफ पानी ही पानी। ऐसे हाल में जानकी चूल्हा जलाने की कोशिश करती है। भाभी, चूल्हा पूरा भीगा हुआ है, नहीं जलेगा। खाना बनाना है तो चूल्हा जलाना ही पड़ेगा ना। मैं तो तंग आ गई हूँ इस रोज रोज की रुकावटों से। हाँ वही ना, एक वक्त भी चैन से खाना नहीं बना पाती हैं आप, जब तक छत की मरम्मत नहीं होगी। हाल ऐसा ही रहेगा। इतना बोलकर दोनों नंद भाभी चूल्हा जलाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, पर न चूल्हा जलता है और न ही खाना बनने का कोई तरीका उन्हें मिलता है। आखिर में दोनों हार मानकर अपने अपने कमरों में चली जाती है। जानकी पूरी रात इसी फिक्र में जगी रहती है। आज चूल्हा न जलने के कारण घर वाले भूखे सो रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा, ऐसे में अपने परिवार को भूखे नहीं रख सकती। यही सब सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही जानकी फिर से उस ठंडी गुफा में जाती है। चंदू भैया, तुम हो क्या अंदर? चंदू को आवाज लगाने पर भी चंदू उसके पास नहीं आता है। जानकी वहीं गुफा के अंदर बैठकर चंदू का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद चंदू लकड़ियां लेके गुफा में आता है। जानकी बहन, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार रही थी। वो मैं लकड़ियां लाने गया था। रात में गुफा काफी ठंडी हो जाती है ना, तो कभी कभी आग जलानी पड़ जाती है। अच्छा चंदू भाई, मुझे तुमसे एक सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता? कहो ना, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बारिश की वजह से मुझे घर में खाना बनाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं यहाँ खाना बना सकती हूँ?
इसमें बुरा क्या मानना? इतनी बड़ी गुफा है, आराम से खाना बना सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनते ही जानकी बहुत खुश हो जाती है और फौरन खाना बनाने का सारा सामान गुफा में इकट्ठा कर लेती है। फिर जानकी खाना बनाने लगती है और चंदू उसकी मदद करता है। कुछ देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये लो भैया, मैंने तुम्हारे लिए भी खाना बनाया है। चंदू की आंखें भर आती है, वो भावुक हो उठता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारी है। कच्चा पक्का जैसे भी हुआ खुद पकाकर खाया। पहली बार किसी ने मेरे लिए खाना बनाया है। रो मत भैया, अब से मैं ही आपके लिए खाना बनाया करूंगी, आप मत बनाना। इतना बोलकर जानकी अपने घर वालों के लिए खाना लेकर चली जाती है। वो घर पहुंचती है, उसके हाथ में खाना देखकर सब उससे सवाल करने लगते हैं। भाभी, आप ये खाना लेकर कहाँ से आ रही हैं? हाँ बहू, बताओ, खरीद कर ला रही हो क्या? नहीं नहीं माँ जी, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मुझे खाना बनाने के लिए एक अच्छा ठिकाना मिल गया है। कैसा ठिकाना भाभी? एक ऐसी जगह है जहाँ बारिश की बूंदें दूर दूर तक नहीं पहुँचती है। घर में खाना नहीं बन पाता, इसीलिए अब से वही खाना बनाऊंगी। अरे वाह, एक समस्या का हल तो हो ही गया। चलो अच्छा है, खाने की परेशानी दूर हुई। सब खुश होते हैं। रात होते ही सब बड़े चाव से खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब जानकी हर रोज गुफा में खाना बनाती थी और चंदू उसकी मदद किया करता था। एक दिन जानकी गुफा में खाना बना रही थी, तभी उसे एक ख्याल आता है। चंदू भैया, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खाने के डब्बे का कारोबार शुरू करें। सुझाव तो बहुत बढ़िया है। तुम खाना बनाना और मैं घर घर पहुंचा दिया करूंगा। न जाने इस बारिश में ऐसे कितने ही गरीब होंगे जिन्हें खाना बनाने में परेशानी होती होगी। उस रोज से जानकी अब ज्यादा मात्रा में खाना बनाने लगी और चंदू घर घर जाकर खाने का डब्बा बेचने लगा। काम ने रफ्तार पकड़ी। धीरे धीरे गांव में काफी लोग उनसे खाने का डब्बा लेने लगे। एक दिन जमींदार के घर से भी उन्हें ऑर्डर मिला। चंदू भैया, आज तो जमींदार के घर से भी ऑर्डर आया है, आप डब्बा पहुंचाना। ये जमींदार तो वही है ना जिसने सब गरीबों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रखी है। उसे खाना मत दो। जरूरी नहीं कि उसने हमारे साथ गलत किया तो हम भी वही करें। ऐसे खाने के लिए किसी को मना नहीं करते, पाप लगता है। ठीक है बहन, तुम खाना बना दो, मैं दे आऊंगा। इसके बाद जानकी फटाफट खाना बनाती है और चंदू फौरन डब्बा लेकर निकल पड़ता है। जमींदार के घर पहुंचकर चंदू कहता है, जमींदार जी, खाना लाया हूँ। जमींदार कमरे से बाहर आता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। आज मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए घर में खाना नहीं बना। पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। कैसे पैसे? हिसाब में लिख लेना, अभी चैन से खाने दे। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही कहेंगे। आपसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इतना बोलकर चंदू गुस्से में वहां से चला जाता है। चंदू के मन में जमींदार को लेकर एक गलत छवि बन जाती है। दिन ब दिन बारिश का कहर और भयंकर रूप ले लेता है, जिस कारण आधी रात में ही जानकी के घर की छत उड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम क्या करेंगे अब? एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? ऐसी बारिश में बिना छत के रहना मुमकिन नहीं है। सब दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी जानकी कुछ देर सोचती है, उसके बाद वो कहती, मुझे एक ठिकाना पता है, चलिए, हमें वही सहारा मिलेगा। लेकिन कहाँ जानकी? आप चलिए तो सब पता चल जाएगा। इसके बाद सभी जानकी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जानकी सबको गुफा के बाहर ला खड़ा करती है। ये देखिए, इसी गुफा में मैं खाना बनाया करती हूँ। जब तक हमारा घर नहीं बन जाता, हम इसी गुफा में रहेंगे। सभी गुफा के अंदर जाने लगते हैं, पर राधिका हैरान होकर गुफा के बाहर ही खड़ी रहती है। उसे इस हाल में देख जानकी पूछती है, क्या बात है राधिका, तुम अंदर नहीं जा रही हो और ये तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? भाभी, आप इतने दिनों से इस गुफा में खाना बना रही थी, क्या आपको अंदर कोई लड़का दिखा था? हाँ, मैंने तो उन्हें अपना मुंह बोला भाई बना लिया है। बहुत भले व्यक्ति है वो, पर तुम उन्हें कैसे जानती हो? नहीं तो कुछ भी नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। इतना बोलकर राधिका अंदर भाग जाती है। सभी गुफा में बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। तभी चंदू लकड़ियां लेकर आता है।
उसकी नजर राधिका के पड़ती है और दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखते ही रहते हैं। तभी जानकी कहती है, ये सब मेरे ससुराल वाले हैं। घर में थोड़ी परेशानी हो गई है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए सब यही रहेंगे। आपको कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, तो ये राधिका की भाभी है? इतना सोचकर चंदू कहता है, बिल्कुल, आप सब जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। अब सभी एक साथ एक ठंडी गुफा में रहने लगते हैं। जानकी दुगनी मेहनत करती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना बनाती है। आहिस्ता आहिस्ता काम में बढ़ोतरी हो जाती है और जानकी अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है, जिससे घर की मरम्मत भी शुरू हो जाती है। माँ जी, कल घर की मरम्मत पूरी हो जाएगी। कल हम सब अपने घर वापस जा पाएंगे। सभी अपने घर वापस लौटने की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। रात होती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं। तभी राधिका और चंदू गुफा से बाहर निकलते हैं। ये क्या राधिका, तुमने अब तक अपने घर वालों को सच क्यों नहीं बताया? मैं बहुत घबरा गई थी चंदू। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि मेरी भाभी तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। राधिका, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर किसी कारणवश तुम्हारे घर वालों ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं आजीवन कंवारी रह जाऊंगी। दोनों बातें कर रहे होते हैं, इतने में जानकी वहाँ आ जाती है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली, तो इसीलिए जब भी शादी की बात उठती थी राधिका का चेहरा उतर जाता था। भाभी, चंदू बहुत अच्छा लड़का है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग एक संजोग से जंगल की इसी गुफा के बाहर मिले थे, तब से मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। अच्छा, घबराओ मत, मैं सुबह होते ही माँ जी और तुम्हारे भैया से इस बारे में बात करूंगी। काफी रात हो गई है, अब तुम दोनों अंदर चलो। अब तीनों गुफा के अंदर जाते हैं। भोर होती है। जानकी अपनी सास से राधिका और चंदू के बारे में बातें करने लगती है। बहू, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी की शादी एक गुफा में रहने वाले लड़के से कर दूंगी? पर माँ जी, इसमें बुराई क्या है? चंदू भैया एक साफ दिल के इंसान हैं और हमारा कारोबार भी अच्छा चल रहा है। उन्हें भी बहुत मुनाफा हो रहा है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता बहू, आखिर कुल खानदान भी मायने रखता है। चंदू का तो कोई परिवार ही नहीं है। इतना बोलकर जानकी की सास राधिका को लेकर फौरन घर चली जाती है। फिर जानकी और पंकज भी उनके पीछे घर जाते हैं। दो हफ्ते बीतते हैं। चंदू उदास चेहरा लिए जमींदार के घर बाकी के पैसे मांगने गया हुआ था। जमींदार जी, बहुत दिन हो गए उधारी के, अब पैसे दे दीजिए। तू फिर आ गया पैसे मांगने? जा, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। चंदू खाली हाथ लौटने लगता है। तभी नीलोरमा उसे आवाज देती है, बेटा ये लो पैसे। चंदू पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी नीलोरमा की नजर चंदू के हाथ में लगे निशान पे पड़ती है। ये मेरा बेटा है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये देखिए, इसके हाथ में जन्म का निशान है जो हमारे बेटे के हाथ में था। आप दोनों शायद गलत समझ रहे हो। मैं तो एक अनाथ गुफा में रहने वाला लड़का हूँ। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे पिता की अपने एक व्यापारी मित्र से पैसों को लेकर लड़ाई हो गई थी, और इसी कारण जलन के मारे उसने तुम्हें हमसे चुरा लिया था। हमने उसे ढूंढकर जेल तो भेज दिया, पर तुम्हें न ढूंढ सके। ये सुनते ही चंदू बिना कोई जवाब दिए वापस अपनी गुफा में भाग जाता है। कुछ देर बाद उसके पीछे जमींदार और नीलोरमा भी जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तू भाग क्यों आया? आप लोगों को पता है, सिर्फ पैसों के लालच के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बादी की राह में चली गई। यहाँ तक कि मेरा प्यार भी छिन गया। बेटा, मुझे माफ कर दे। आज तक तूने मेरी गलती की सजा भुगती। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हो सके तो हम उनके कदमों में गिर जाएंगे। माँ, पिताजी, मैं हमेशा से आप दोनों के स्नेह के लिए तरसा हूँ। अब मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। इसके बाद जमींदार चंदू और नीलोरमा के साथ जानकी के घर जाते हैं। जमींदार उनसे अपने सारे की माफी मांगता है और चंदू के लिए राधिका का हाथ मांगता है। प्यार के आगे पिछड़ी सोच हार जाती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।